नमस्कार। एक बार फिर से अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, जर्मनी के इतिहास के ऊपर मैंने कुछ वीडियोस डाले थे। पहले मैंने नाजी पार्टी के उदय के कारण पर एक वीडियो बनाई थी। उसके बाद फिर द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर के उत्तरदायित्व पर एक वीडियो बनाई थी। अब हिटलर की गृह नीति और विदेश नीति के विषय में भी चर्चा करनी है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते होंगे और ऐसी मुझसे मांग भी करते हैं, तो इसलिए मैं आज हिटलर की आंतरिक नीति अथवा गृह नीति और विदेश नीति के ऊपर चर्चा करूंगा। तो मित्रों, नाजी पार्टी का जो कार्यक्रम था, जहाँ तक पहले मैं गृह नीति की बात करता हूँ, वो कार्यक्रम ऊपर से सत्ता एवं नीचे से विश्वास के ऊपर आधारित था। उनका जो सिद्धांत था वो क्या था कि ऊपर से सत्ता और नीचे से विश्वास। सर्वसत्तावाद और जातीय पार्थक्य नाजियों के दो आधार स्तंभ थे। हिटलर के निष्ठुर क्रियाकलाप एवं शक्ति के आगे दूसरे दल, जो जर्मनी में जो दूसरे दल थे, वो उदासीन थे, निष्क्रिय थे और विवश भी थे। हिटलर ने अन्य सभी दलों को सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे समाप्त कर दिया और साथ ही समाप्त ही नहीं किया बल्कि उनके धन का अपहरण कर लिया और उनके नेताओं को कारावास दे दिया या उनको जेलों में डाल दिया या देश से बाहर भी निकाल दिया। बहुत सारे उनके नेताओं को, अपने विरोधियों को उसने कारावास दे दिया या देश निकाला दे दिया। और उनकी जो पार्टी थी, उनका जो सारा धन वगैरह था उसका अपहरण कर लिया, उसको कन्फिस्केट कर लिया। बाद में उसने जनमत संग्रह करा के, जिसमें प्रचार के प्रत्येक ढंग और आतंक का भी प्रयोग किया गया जनमत संग्रह में, उसने अपनी शक्ति में वृद्धि की। तो 1934 ईस्वी में उसने प्रेसिडेंट के पद को चांसलर के पद से मिला दिया और सारा अधिकार अपने हाथ में ले लिया। तो इस तरह से हिटलर जो था वो, आप कह लीजिए कि वो एक छत्र शासक बन गया जर्मनी का। और अब चूँकि सारे अधिकार उसके पास थे, तो इसलिए किसी में उसका विरोध करने का साहस नहीं था कोई भी, क्योंकि उसने अपने सारे विरोधियों को भी समाप्त कर दिया था। तो इस तरह से पूरी सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद, सारे अधिकार अपने हाथ में लेने के बाद उसने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले तो उसने जो है सरकार की आलोचना पर सेंसर लगा दिया। सरकार की कोई आलोचना नहीं कर सकता था। प्रेस और रेडियो पे सेंसर लगा दिया गया, समाचार पत्रों पे सेंसर लगा दिया गया, विश्वविद्यालयों और स्कूलों, नाटक, सिनेमा आदि को भी जो है सेंसर कर दिया गया। उनकी स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। वहाँ कोई भी काम ऐसा नहीं किया जा सकता था स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि सरकार के विरुद्ध हो। सरकार के विरुद्ध कोई कुछ नहीं बोल सकता था। नाटक, सिनेमा आदि में भी कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी का फ़ायदा नहीं उठा सकता था। तो हर तरह की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। और कानून बनाने का अधिकार केवल नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को था। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी यानी जो नाजी पार्टी भी जिसे कहा जाता है, हिटलर की जो पार्टी थी। और दूसरे किसी दल को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई। शिक्षा, संस्कृति और धर्म, इनके ऊपर आप कह सकते हैं कि नाजी आवरण चढ़ा दिया गया। जातीय शुद्धता पर
बहुत ज़्यादा बल दिया गया। हर संस्था का उपयोग समाज को नाजीवादी सांचे में ढालने के लिए किया जाने लगा। कुछ नई संस्थाएं भी इसी उद्देश्य से बनाई गईं। मित्रों, इतिहास दर्शन, इतिहास लेखन, कला, संस्कृति सबको उग्र राष्ट्रवादी रंग से रंगा जा रहा था। हिटलर के 12 वर्षीय राज्यकाल में जर्मन साहित्य एवं कला का जो विकृत रूप प्रस्तुत हुआ, उससे आगे चल कर के जर्मनी की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूल धूसरित हुई। जर्मन जनता की प्रतिष्ठा जो है उसको भी काफ़ी आघात पहुंचा। जातीय शुद्धता नाजीवादी विचारधारा में सबसे ऊपर माना जाता था, यानी जातीय शुद्धता आप कह सकते हैं कि नाजीवाद के लिए सर्वोपरि थी। यह जातीय सिद्धांत यहूदियों और अनार्य ईसाइयों पर भी लागू हुआ। हिटलर ने यहूदी विरोधी नीति को एक तरह से राष्ट्रीय नीति ही बना डाला। पहले विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों से उन्हें निर्वासित कर दिया गया, यानी यहूदियों को विश्वविद्यालयों से और अन्य संस्थाओं से निर्वासित कर दिया गया। और उसके बाद उनके व्यवसाय के बहिष्कार को भी प्रोत्साहित किया गया। बहुत सारा व्यवसाय वो यहूदियों के हाथ में था, वो बहुत बड़ी आर्थिक ताकत थे, तो इसलिए हिटलर की आंख में खटकते थे, तो इसलिए उनके व्यवसाय के बहिष्कार को भी उसने प्रोत्साहन दिया और उनकी नागरिकता भी छीन ली गई। उनको हर तरह से आतंकित किया गया, हर तरह से यहूदियों को प्रताड़ित किया गया। वे भागने लगे और उन भागने वालों में आइंस्टाइन जैसा महान वैज्ञानिक भी सम्मिलित था। एक इतिहासकार ने बहुत अच्छी टिप्पणी की है, सही कहा कि राष्ट्रवादिता का ज्वर पूंजीवाद के कीटाणुओं के कारण फैलता है। राष्ट्रवाद का ज्वर पूंजीवाद के कीटाणुओं के कारण फैलता है। इससे पूरे देश को सन्निपात हो जाता है और बहुत से अनर्थ होते हैं। यहूदी सांस्कृतिक जीवन से बहिष्कृत और आर्थिक रूप से निष्क्रिय कर दिए गए, आर्थिक रूप से उनको पंगु बना दिया गया। और तो इस तरह से देखा जाए तो यहूदियों के ऊपर हिटलर ने बहुत अत्याचार किए, मनमाने अत्याचार किए। तो मित्रों, लेकिन जहाँ तक पूंजीपतियों और उद्योगपतियों की बात है, तो हिटलर ने अपने समर्थक, ध्यान दीजिएगा, जो हिटलर का समर्थन करने वाले पूंजीपति थे, तो हिटलर ने अपने समर्थक पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को बहुत सारी सहूलियतें दी। उनको उसने जो वचन दिए थे उनका उसने पालन किया, जिससे कि ये पूंजीपति और उद्योगपति भविष्य में भी उसका सहयोग करते रहें। वो भविष्य में उनका सहयोग चाहता था। क्यों? क्योंकि उसे आगे चल कर के बहुत सारे काम करने थे। उसे एक उग्र विदेश नीति अपनानी थी, जिसमें ये उद्योगपति बहुत सहायक होते, जो कि उसके हितों की रक्षा करते। अतः उसने उनके हितों की रक्षा करने में ही अपनी भलाई समझी। जहाँ तक उसकी आर्थिक नीति का प्रश्न है मित्रों, 1936 ईस्वी में जर्मनी की आर्थिक नीति ने एक शेप लेना प्रारंभ किया। आप कह सकते हैं कि एक निश्चित आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया। और हिटलर की आर्थिक नीति का नारा था, मक्खन नहीं बंदूकें। वे कहता था कि वी डोंट वांट बटर, वी वांट गन। हमें जो है मक्खन नहीं चाहिए, हमें बंदूकें चाहिए। इसी नीति का यह इरादा था कि दूसरे देशों की भावनाओं पर चाहे कुछ भी
की प्रतिक्रिया हो, दूसरे देश चाहे कुछ भी सोचें, अपने देश में लोग कुछ भी कहें, इसकी उपेक्षा करते हुए हिटलर ने एक निश्चित नीति का अनुसरण करने का मन बनाया और आर्थिक स्वावलंबन की समस्या से निपटने के लिए उसने प्रयास किए। आर्थिक स्वावलंबन की समस्या का जो मूल तत्व था वह यह था कि जितने कच्चे माल की आवश्यकता है वो सब देश में ही उत्पन्न किया जाए, बाहर से न मंगाया जाए कच्चा माल। पूरा अर्थतंत्र युद्ध स्तर पर प्रारंभ किया गया। आयातित वस्तुओं के स्थान पर देश में ही कृत्रिम वस्तुएं तैयार की गईं। रासायनिक ऊन और रबड़ तथा निम्न कोटि के लोहे से ही काम चला लिया गया। कोयले से पेट्रोल निकाला गया। अन्न जो कि लोगों के जीवन के लिए ज़रूरी है, तो अन्न का आयात सीमित कर दिया गया, लेकिन अन्न की कमी न हो इसके लिए एक ही खेत में कई उपज लेने का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आर्थिक राष्ट्रवाद की नीति अपनाकर स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया गया। तो इस तरह से जर्मनी को हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न प्रारंभ किया गया। तो कोई भी देश, जो देश आत्मनिर्भर होगा, निश्चित रूप से वो बाहर से आयात नहीं करेगा, अपने देश में ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात करने की कोशिश करेगा। ये आत्मनिर्भर देशों की पहचान होती है कि आत्मनिर्भर हैं, इसलिए उन्हें बाहर से कुछ मंगाने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास जो है उसी में संतुष्ट हैं और अपने ज़रूरत की हर चीज़ वो स्वयं पैदा कर लेते हैं। हिटलर ने भी यही नीति अपनाई। अर्थ और वित्त ये दोनों राज्य के अधीन थे। कठोर और आप कह सकते हैं कि निर्दय उपायों से औद्योगिक विकास बहुत तीव्र हो गया, बहुत तेज़ हो गया। उद्योगपतियों को ये ताकीद की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार वो पैदा करें, क्योंकि हिटलर चाहता था कि उसके यहाँ कोई भी बेरोज़गार ना हो। तो इसलिए उद्योगपतियों से क्षमता से अधिक रोज़गार उत्पन्न करने को कहा गया। विवाहित स्त्रियों के काम करने पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए, क्योंकि उसका ये मानना था कि उनकी जो काम करने की क्षमता होती है वो कम होगी। काम के घंटों में कमी की गई और कुछ समय पश्चात 4 वर्षीय योजना के कार्यों के तहत रोजगार के अवसरों में काफ़ी वृद्धि हुई। बेरोजगारों के बारे में एक और विशेष बात आपको जानना चाहिए कि बेरोजगारों को लेबर कोर में परिणित कर दिया गया। इससे जर्मनी की जो सैन्य शक्ति थी उसका विस्तार हुआ। चूँकि लेबर कोर बना दिया गया बेरोजगारों का, तो इससे सैन्य शक्ति में वृद्धि हुई। तो इन सभी उपायों से बेरोजगारों की संख्या काफ़ी घट गई और न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात इन दोनों का नियोजन इस प्रकार से किया गया कि आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगा। लैंगसम ने यूरोप सिंस 19 उनकी किताब है, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी टिप्पणी की है कि जर्मनी को 3 सी जो थी उसने जर्मनी का कायाकल्प कर दिया। और क्या? केमिस्ट, कोल और कार्टेल। तो केमिस्ट, कोल एवं कार्टेल ने जर्मनी का कायाकल्प कर दिया। मित्रों, हिटलर के शासन के 3 वर्षों में निर्यात व्यापार आयात से 55 करोड़ मार्क बढ़ गया। तो इस तरह से मैं अभी कह रहा था कि
निर्यात ज़्यादा होने लगा और आयात कम हो गया। ये आत्मनिर्भरता की निशानी थी, पहचान थी। गोरिंग के नेतृत्व में 4 सूत्रीय योजना बनाई गई और जर्मनी को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया गया। इन सब कदमों का परिणाम यह हुआ कि जर्मनी धीरे धीरे यूरोप की सबसे बड़ी औद्योगिक ताकत बन गया, सबसे बड़ी औद्योगिक शक्ति बन गई। लेकिन यह सब थोड़ा उथले स्तर पर हुआ था। वह विजयोन्मुख सेना को संभाल तो सकता था, लेकिन पराजय झेलना उसके लिए संभव न था, क्योंकि उसकी नींव कृषि, उद्योग एवं व्यवसाय की व्यापक और नैसर्गिक प्रगति पर नहीं, बल्कि एक आक्रामक और उग्र नस्लवादी अधिनायक की आवश्यकताओं पर आधारित था। फिर भी हिटलर को ये क्रेडिट देना होगा कि बहुत ही कम समय में, सत्ता में आने के बाद बहुत ही कम समय में, केवल 3 सालों में उसने जर्मनी का कायाकल्प कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, जो कि आहें भर रहा था, एक कमज़ोर देश बन गया था, जिसकी आर्थिक व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी, जहां बेरोजगारी चरम पर थी, जहां हर वर्ग असंतुष्ट था। किसान जो थे वो असंतुष्ट थे, कामगार असंतुष्ट थे, पूंजीपति असंतुष्ट थे। तो उन सबको धीरे धीरे हिटलर पटरी पर ले आया। तो ये उसकी सफलता थी गृह नीति में। अब मित्रों, हम उसके विदेश नीति की बात कर लें थोड़ी सी। हिटलर की विदेश नीति का एकमात्र उद्देश्य था जर्मन सत्ता का यूरोप में विस्तार करना। ये प्रारंभ में ही आपको बता दे रहा हूँ कि हिटलर की विदेश नीति जो थी वो उग्र साम्राज्यवादी नीति थी। वो जर्मनी की सत्ता का यूरोप में विस्तार करना चाहता था। ये सभी इतिहासकार मानते हैं। प्रोफेसर एलन बुलक ने बहुत अच्छी किताब लिखी, एरिक ब्रैंडनबर्ग हैं, इन लोगों का भी यही मानना है। एजेपी टेलर हैं, जिन्होंने जर्मनी के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा है। तो विदेश नीति के संबंध में हिटलर के विचार अधिकांशतः 1918 ईस्वी में जर्मनी की शर्मनाक या आप लज्जाजनक कह लीजिए पराजय के आघात का परिणाम थे। विश्व युद्ध में जो उसकी पराजय हुई, उससे जर्मनी को बहुत आघात लगा था, और ये उसी का परिणाम था जिससे कि हिटलर ने एक उग्र विदेश नीति का अवलंबन किया। तो हिटलर एक ऑस्ट्रियन था जन्म से, और यह तथ्य उसकी विदेश नीति को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः मित्रों, आप कह सकते हैं कि हिटलर जो था वो बृहत्तर जर्मन नीति का पोषक था। वो पैन जर्मन नेशनलिज्म का समर्थक था, और जहाँ जहाँ भी जर्मन जनसंख्या रहा करती थी आसपास के जिन देशों में भी, उन सबको मिला करके, सबको जर्मनी में मिला करके वो एक बृहत्तर जर्मनी का निर्माण करना चाहता था। तो ये क्लियर होगा आपको। जहाँ तक उसकी विदेश नीति के उद्देश्यों या मूल सिद्धांतों की बात है, तो कुछ बातें आप अपने दिमाग में बिठा लें मित्रों। उसकी विदेश नीति के मूल सिद्धांत थे, नंबर 1, वर्साय की संधि को भंग करना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्साय की संधि में जर्मनी का घोर अपमान हुआ था, एक थोपी गई संधि थी। दूसरा, तृतीय रीख के अंतर्गत समस्त जर्मन जातियों को एक सूत्र में संगठित करना। तीसरे, लेबेंसडाउन या वासस्थान की प्राप्ति की मांग, अर्थात पोलैंड, रूस एवं यूक्रेन के उपजाऊ मैदानों के क्षेत्र पर जर्मनी अधिकार करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, जर्मनी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। और चौथी बात जो है, चौथा जो मूल मंत्र था, वो अपनी विस्तारवादी नीति को पूरा करके पुनः
संसार की महान शक्ति बनना चाहता था, जैसा कि बिस्मार्क छोड़ के गया था जर्मनी को। तो मित्रों, जहाँ तक विदेश नीति के प्रारंभिक चरण की बात है, हिटलर यह जानता था कि उसे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी शक्तियों के साथ संघर्ष करना अनिवार्य था। बड़ी बड़ी शक्तियाँ यानी जो तथाकथित जो मित्र देश थे, जो विजयी देश थे, जो विजयी राष्ट्र थे प्रथम विश्व युद्ध में, जिन्होंने जर्मनी के ऊपर संधियाँ थोपी थी वर्साय जैसी। तो अतः उसने प्रारंभ से ही अपनी आंतरिक और बाह्य नीति को युद्ध की तैयारी का साधन बनाने का प्रयास किया। ध्यान दीजिए कि प्रारंभ से ही उसने अपनी आंतरिक यानी गृह नीति को भी और विदेश नीति को भी इस तरह से ढाला जैसे कि वो युद्ध की तैयारी में लगा हो। तो युद्ध की तैयारी का साधन उसने बनाया अपनी गृह नीति और विदेश नीति को। प्रारंभिक काल में हिटलर की विदेश नीति ऐसी लगती थी जैसे कि वो बहुत सौम्य है और हिटलर जो है बहुत शांतिप्रिय व्यक्ति है, और तो इसलिए उसकी विदेश नीति जो है वो बहुत सौम्य और शांत प्रतीत होती थी। लेकिन वास्तव में यथार्थतः वह अपनी उग्र और सक्रिय विदेश नीति का आरंभ करने के पहले देश में आंतरिक विरोध को पूरी तरह से समाप्त करके अपना एक क्षण, आप कह लीजिए अक्षुण्ण राज्य स्थापित करना चाहता था। सर्वसत्तावादी राज्य को सुदृढ़ आधार प्रदान करना चाहता था और धीरे धीरे वर्साय की संधि एवं राष्ट्र संघ के बंधनों से हिटलर जर्मनी को मुक्त करना चाहता था, और वो ये चाहता था कि राष्ट्र संघ के बंधनों से मुक्त होकर के पुनः शस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए और शस्त्रीकरण को बढ़ावा देकर सैन्यवाद को बढ़ावा देकर जर्मनी को फिर से एक सैनिक ताकत के रूप में खड़ा किया जाए। तो यह इसके विदेश नीति का एक मूल सिद्धांत था। आप हिटलर के भाषणों को सुने अगर ध्यान से, तो अपने प्रारंभिक भाषणों में उसने न्यायपूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से समस्याओं के हल करने का आश्वासन दिया। उसने एक तरह से जितनी भी बड़ी ताकतें थीं, जो बड़े बड़े देश थे, जो ताकतवर देश थे, उनको भुलावे में रखा। अपने उद्देश्यों को उसने प्रकट नहीं होने दिया। यही उसके विदेश नीति की प्रारंभिक विशिष्टता थी कि वो अपने मनोभाव प्रकट नहीं होने देना चाहता था। वो कहने का मतलब यह है कि उसके मन में क्या है, कोई बड़ी ताकतें उसको भांप नहीं पाती थी, उनको हमेशा भ्रम में और भुलावे में रखता था। उसने एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी थी उनके लिए कि आखिर वो करना क्या चाहता है, वो समझ नहीं पाते थे। हिटलर की विदेश नीति भी गृह नीति के ही समान थी। उसका गुरु मंत्र क्या था? उसका गुरु मंत्र यह था, नंबर 1, कि समझौता न किया जाए, यानी किसी देश के साथ कोई समझौता न किया जाए और शक्ति का प्रयोग किया जाए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ शक्ति का प्रयोग किया जाए। कोई प्रदेश लिया न जाए बल्कि छीन लिया जाए। किसी प्रदेश की आप कह सकते हैं कोई चीज़ ली न जाए, किसी चीज़ की मांग न की जाए, बल्कि मांग करने के बजाय छीन लेना ज़्यादा बेहतर है, ऐसा समझता था हिटलर। संधियों के दस्तावेज़ों में संशोधन करवाने के बजाय उनको फाड़ के फेंक दिया जाए। जो नाजी पार्टी की विदेश नीति थी, हिटलर की विदेश नीति थी, वो ये थी कि संधियों के दस्तावेज़ों में संशोधन करवाने के बजाय, छूट मांगने के बजाय, हाथ फैलाने के बजाय बड़ी ताकतों के सामने उन दस्तावेज़ों को ही फाड़ के फेंक दिया जाए। साथ ही मित्रों, वो चाहता था कि बिना किसी प्रकार की चेतावनी दिए ऐसा काम किया जाए कि संसार भौंचक्का रह जाए
आश्चर्यचकित हो जाए। हिटलर चाहता था कि तनाव का एक ऐसा वातावरण उत्पन्न किया जाए कि जो ये बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो चिंतामग्न हो जाएं, वो चिंतित रहें। गृह नीति के ही समान विदेश नीति में भी उसने इन सिद्धांतों के कारण काफ़ी हद तक सफलता पाई। अब हम वर्साय की संधि की बात करते हैं मित्रों। हिटलर का प्रमुख लक्ष्य वर्साय की संधि थी, जिसे उसने नामंजूर कर दिया। उसने नामंजूर तो किया ही, साथ ही साथ उसने जर्मनी के ऊपर थोपे गए दायित्वों को पूरा करने से सीधे सीधे इनकार कर दिया। उसने ये कह दिया गया कि ये संधि एक थोपी हुई संधि है और हम इस थोपी हुई संधि को नहीं मानते और हम कोई भी हर्जाना नहीं देंगे, कोई भी हमारी इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो 1933 ईस्वी में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता भी छोड़ दी। 1935 में लोक संग्रह के द्वारा, लोकमत के द्वारा सार प्रदेश को जर्मनी में मिला लिया गया। आपको पता है सार प्रदेश जो है उसे ले लिया गया था वर्साय की संधि में। हिटलर की तो इस तरह से हिटलर की जो पश्चिम, जर्मनी के जो पश्चिम के क्षेत्र थे, पश्चिम दिशा में जो क्षेत्र थे, तो पश्चिम की तरफ से वो थोड़ा आश्वस्त हुआ, उसकी इच्छा तृप्त हुई। अब उसने पूरब की तरफ ध्यान दिया। पूर्व में डैनजिंग बंदरगाह तथा मेमेल जैसे प्रांत थे, जहाँ जर्मन जाति के लोग काफ़ी संख्या में निवास करते थे। तो उनको भी जर्मनी में सम्मिलित करने के लिए उसने योजना बनाई। जैसे मैंने अभी प्रारंभ में कहा कि वो पैन जर्मन नेशनलिज्म का समर्थक था। वो जहाँ जहाँ भी जर्मन जाति के लोग निवास करते थे सबको मिला करके एक बृहत्तर जर्मनी का निर्माण करना चाहता था। तो हिटलर ने क्षतिपूर्ति एवं युद्ध अपराध के दोष को मानने से इनकार कर दिया। मित्र राष्ट्र देखते रह गए, हाथ मलते रह गए और क्षतिपूर्ति की समस्या आसानी से हल हो गई। वर्साय की संधि का 5वां भाग जर्मनी के माथे पर सबसे बड़ा कलंक था। 5वीं धारा में, इस धारा में के द्वारा जर्मनी की सैन्य शक्ति को सीमित कर दिया गया था। हिटलर ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हिटलर ने 1933 ईस्वी में जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दी। हालांकि वह, अब देखिए जैसे मैंने पहले ही कहा कि वह एक ऐसा वातावरण उत्पन्न करना चाहता था कि लोग समझ ही ना पाएँ क्या है, कि वो करना क्या चाहता है, उसकी मंशा को भांप ना पाएँ। तो इसलिए उसने अनिवार्य सैनिक सेवा तो लागू की, लेकिन उसने इसके लिए तर्क क्या दिया? उसने ये कहा कि उसका उद्देश्य आत्मरक्षा और विश्व शांति है। तो उसने इसका उद्देश्य आत्मरक्षा और विश्व शांति बताया। उसने ये कहा कि वो किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहता, आक्रमण करना उसका उद्देश्य नहीं है। तो इस तरह से उसने अपनी सैन्य शक्ति काफ़ी बढ़ा ली। फिर उसने अब पोलैंड की ओर ध्यान दिया। 1934 ईस्वी में जर्मनी ने पोलैंड के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया और इस समझौते के तहत परस्पर अनाक्रमण संधि की, यानी कि दोनों ने यह तय किया कि हम एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। इसके पीछे जो हिटलर का उद्देश्य था वह यह था कि वह पोलैंड से जर्मनी के वे खोए हुए प्रदेश वापस प्राप्त करना चाहता था, जिसे पेरिस की संधि ने जर्मनी से छीन करके पोलैंड को दे दिया था। दूसरी बात कि पोलैंड से समझौता करके ऑस्ट्रिया एवं जर्मनी के राज्यों को मिला करके वह हिटलर एक विशाल जर्मन राज्य की स्थापना करना चाहता था। तीसरी बात जो पोलैंड से समझौते में की थी वो ये थी कि पोलैंड की ओर से निश्चित हो करके दूसरे क्षेत्रों पर
ध्यान देना चाहता था वो। चौथी बात, उसने पोलैंड को फ्रांस की मैत्री व्यवस्था से अलग कर दिया। तो इस तरह से मित्रों, जैसा कि प्रोफेसर हेजन, सीडी हेजन और एजेपी टेलर भी मानते हैं इस बात को कि पोलैंड के साथ समझौते ने जर्मनी के पूर्वी पार्श्व पर या पूर्वी भाग पर संभावित संकट की आशंका को कम कर दिया और साथ ही पूर्वी यूरोप में फ्रांस की सुरक्षा व्यवस्था में दरार पैदा कर दी। तो मित्रों, यह समझौता हिटलर की विदेश नीति की, यह समझौता यानी पोलैंड के साथ समझौता 1934 में हिटलर के विदेश नीति की पहली महत्वपूर्ण सफलता थी, जिसके कारण भविष्य में अनेक सफलताएं मिली। जब रूस और फ्रांस में एक अविरक्षात्मक संधि हो गई तो हिटलर ने कहा कि जर्मनी को चारों ओर से घेरा जा रहा है। क्योंकि जो हिटलर की जो गतिविधियां थी, हिटलर की गतिविधियों को देखते हुए रूस और फ्रांस ने आपस में समझौता कर लिया। तो हिटलर ने कहा कि जर्मनी को चारों ओर से घेरने का प्रयास किया जा रहा है। अब जर्मनी को डर लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अकेला पड़ जाए। तो इसलिए जर्मनी, जो कि किसी राष्ट्र के साथ समझौते का पक्षधर नहीं था, पर अब उसने ये सोचा कि अब इस एकांतवास से निकलना आवश्यक हो गया है, यानी जर्मनी को भी कुछ मित्रों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि कुछ समझौते किए जाएं। तो वह मित्र राष्ट्रों में फूट भी डालना चाहता था। हिटलर बहुत चतुर था, वह चाहता था कि कुछ इस तरह से समझौता करे। अब देखिए, फ्रांस और रूस में आपस में मैत्री हो गई तो इससे ब्रिटेन का मुंह फूल गया। ब्रिटेन भी तो आखिर मित्र राष्ट्रों में ही था ना, मित्र। तो जब फ्रांस और रूस ने आपस में समझौता कर लिया, मतलब आपस में एक अविरक्षात्मक संधि की उन्होंने, तो इससे ब्रिटेन का मुंह फूलना स्वाभाविक था। और हिटलर बहुत चालाक था, उसने ब्रिटेन की इस मनोवृत्ति को समझ लिया। वह ब्रिटेन की इस मनोवृत्ति को अच्छी तरह से समझता था। तो 1935-36 ईस्वी में ब्रिटेन एवं जर्मनी ने एक सैनिक संधि की। हिटलर चाहता था कि ब्रिटेन वासी उससे डरे नहीं। ध्यान दीजिएगा, 1935-36 में चूँकि वो ब्रिटेन की मनोवृत्ति को समझ गया तो इसलिए फट से ब्रिटेन के साथ दोस्ती कर ली उसने ब्रिटेन के लोगों को यह आश्वासन दिया कि उन्हें हिटलर से डरने की ज़रूरत नहीं है। और वो तो इसलिए समझौता कर रहा है ब्रिटेन से कि फिर से नौसैनिक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ न हो। पर ब्रिटेन ने, अब आप देखिए इसका परिणाम क्या हुआ इस संधि का ब्रिटेन से, कि ब्रिटेन ने इस संधि पर हस्ताक्षर करके वर्साय की संधि की नौसेना संबंधी धाराओं के उल्लंघन का एक तरह से अनुमोदन कर दिया। यानी कि जो उल्लंघन किया, वर्साय की संधि को मानने से इनकार कर दिया हिटलर ने, तो इंग्लैंड ने एक तरह से जर्मनी के साथ संधि करके उसका अनुमोदन कर दिया। तो ये थी हिटलर की चालाकी। तो इसे इतिहासकारों ने हिटलर की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना है। 1936 ईस्वी में हिटलर ने लोकार्नो समझौते को मानने से इनकार कर दिया और इसका कारण बताया कि फ्रांस एवं रूस में पारस्परिक सहायता के लिए संधि हो गई है, इसलिए यह समझौता बेकार है। इसके बाद राइन नदी के बाएं किनारे पर जर्मन सेनाएं इकट्ठा की जाने लगीं। जर्मन सेनाएं वहाँ राइन नदी के किनारे जमाई जाने लगीं और लोकार्नो और वर्साय की संधि का उल्लंघन करते हुए हिटलर ने राइनलैंड के ऊपर आसानी से अधिकार कर लिया। अब मित्रों, उसके विदेश नीति का जो अगला चरण था उसमें रोम बर्लिन
टोक्यो धुरी का निर्माण होता है। हिटलर की विदेश नीति में महत्वपूर्ण तत्व था रोम और बर्लिन धुरी का निर्माण। रोम जो है इटली की राजधानी, बर्लिन जर्मनी की। तो 1936 ईस्वी में रोम बर्लिन धुरी का निर्माण हुआ। जर्मनी को पूरे यूरोप में भय की नज़र से देखा जाने लगा था। 1936 तक आते आते हिटलर की जो महत्वाकांक्षी नीति थी, इसके कारण यूरोप में एक भय का वातावरण उत्पन्न हो गया था और उसे भय की नज़र से देखा जाता था। उसका कोई मित्र नहीं था। अतः इटली को अपना मित्र बनाना उसे उचित प्रतीत हुआ। हिटलर का अब ध्येय था कि पूर्व की ओर एक धक्का और दिया जाए, पूर्व दिशा की ओर, अर्थात रूस के खिलाफ उसे एक मित्र की तलाश थी। क्योंकि रूस और फ्रांस ने आपस में मित्रता की थी, अभी मैंने ऊपर बताया आपको। अतः 1936 ईस्वी में जापान एवं जर्मनी के बीच कॉमिंटर्न विरोधी समझौता हुआ। इटली से दूरी बन ही चुकी थी। 1937 में रोम बर्लिन टोक्यो दूरी का निर्माण हुआ। तो मित्रों, आप देखिए, ई लिप्सन साहब जो है बहुत सही लिखते हैं। वो लिखते हैं कि हिटलर के काम करने का ढंग बिस्मार्क जैसा ही था, अर्थात वह एक एक शत्रु से निपटना चाहता था, एक साथ अनेक शत्रुओं से नहीं, वह एक एक शत्रु से निपटना चाहता था। इसलिए उसने बड़ी चतुराई से अपने आक्रामक इरादे को छुपाए रखा। उसने ऑस्ट्रिया को बार बार विश्वास दिलाया कि उसकी स्वतंत्रता पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन उसने ऑस्ट्रिया के जनतंत्र को समाप्त कर दिया और यह घोषणा की गई कि ऑस्ट्रिया जर्मन देश की भूमि है। प्रारंभ में मैंने कहा था कि हिटलर जो है वो ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ था। बहुत बड़ी जनसंख्या जर्मन वो ऑस्ट्रिया में रहती थी, उसका उसने फ़ायदा उठाया। वहाँ पे उसने जर्मन राष्ट्रवाद की लहर पैदा की और फिर उसने जर्मनों के असंतोष के नाम पर कि जर्मनों के साथ अन्याय हो रहा, ऑस्ट्रिया पे आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया। इसके बाद उसकी नज़र चेकोस्लोवाकिया पर गई। चेकोस्लोवाकिया में भी वहाँ के सुडटेनलैंड में 35 लाख जर्मन थे। और तो इस तरह से हिटलर जो है संपूर्ण यूरोप की जर्मन जाति को एक करना चाहता था, जैसा कि मैंने आपको बताया मित्रों। तो हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया को अपना अगला शिकार बनाया। चेकोस्लोवाकिया में जर्मन राष्ट्रवाद का प्रचार शुरू हुआ एवं वहाँ गृह कलह मच गया। वहाँ के जो 35 लाख जर्मन लोग थे उनको उसने उकसाया, भड़काया और वो अपने लिए विशेष अधिकारों की मांग करने लगे। तो इस तरह से जर्मन राष्ट्रवाद का वहाँ प्रचार प्रसार शुरू हुआ और गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो 1938 में म्यूनिख का समझौता हुआ जो हिटलर के पक्ष में रहा। लोगों ने समझा कि शांति स्थापित हो गई। तो नेशनल सोशलिज्म या हिटलर की नाजी पार्टी की यह राजनीतिक कला थी कि संसार को बिना चेतावनी दिए चकित किया जाए, चेक साधनों पर अधिकार कर लिया जाए और जर्मनी को पूर्व की ओर बढ़ने में जो विघ्न हो, जो बाधा हो, उसे दूर किया जाए। और अंतिम ध्येय यह कि पूर्वी यूरोप के छोटे छोटे राष्ट्रों को सबक सिखाया जाए। तो ये उद्देश्य था उसका चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार करने का। तो 1939 ईस्वी में चेक राष्ट्रपति हाशा से बोहेमिया और मोरेविया का प्रांत जर्मनी के संरक्षण में ले लिए गए। उसी दिन जर्मन सेनाओं ने प्राग पर भी अधिकार कर लिया। मित्रों, तो प्राग पर अधिकार म्यूनिख के समर्पण का ही परिणाम था। इतिहासकार शूमा का कथन है कि यह आतंक पर आधारित हिटलर की नीति कौशल की सबसे बड़ी विजय थी। आतंक पर आधारित हिटलर के नीति कौशल की सबसे बड़ी विजय थी।
जो कि उसने हासिल की। तो मित्र राष्ट्रों ने इस मामले में चेकोस्लोवाकिया को सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के बजाय सामूहिक ब्लैकमेल किया और उसे अपना क्षेत्र जर्मनी को सौंपने के लिए बाध्य किया। तो मित्रों 1939 में जर्मनी ने चेकोस्लोवाकिया का विलय कर लिया और यूरोप के राजनीतिज्ञ जो थे वो चाहे फ्रांस के हों, चाहे रूस के हों, चाहे ब्रिटेन के हों, वो लोग मुंह ताकते रह गए और हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया के ऊपर अधिकार कर लिया। तो 1939 में उसने लिथुआनिया पर अधिकार करके वर्साय की संधि को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब हिटलर ने रूस की तरफ अपना रुख किया विदेश नीति में। अगस्त 1939 में हिटलर ने रूस से समझौता किया। वास्तव में हिटलर अब पोलैंड का बेड़ा पार करना चाहता था। पहले तो उसने पोलैंड से समझौता कर लिया था परिस्थिति के अनुसार, लेकिन पोलैंड पर उसकी नज़र हमेशा से बनी हुई थी। उसने पोलैंड से वर्साय संधि का अधिकार छोड़ने को कहा, पर पोलैंड इसके लिए तैयार न था। पोलैंड में जर्मन लोग जो थे वो अल्पसंख्यक थे। पोलैंड को फ्रांस एवं इंग्लैंड से रक्षा का आश्वासन मिला हुआ था। अतः हिटलर ने ये सोचा कि जब चूँकि पोलैंड के रक्षक हैं, संरक्षक है फ्रांस और इंग्लैंड, तो क्यों ना रूस से संधि कर ली जाए। तो हिटलर ने रूस से एक संधि की और इस संधि में एक गुप्त धारा जोड़ दी गई थी। ध्यान दीजिएगा, एक गुप्त धारा जोड़ दी गई थी। उस गुप्त धारा के अनुसार पोलैंड को रूस एवं जर्मनी आपस में पचा लेते या आपस में बांट लेते। तो हिटलर ने डांजिंग और गलियोर के प्रश्न को लेकर पोलैंड पर आक्रमण कर दिया और यह फ्रांस और इंग्लैंड के लिए खुली चुनौती थी जर्मनी की। परिणाम यह हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हो गया। तो मित्रों, उम्मीद है कि ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। मैंने बहुत विस्तार से आपको और बहुत सरल तरीके से हिटलर की गृह नीति और विदेश नीति को समझाने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लगता हो, अगर आपको यह पसंद आया हो, तो आप इस पर कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।